प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी फर्स्ट ईयर, सत्र 2019-20 के हमारे छात्र जिनकी परीक्षा के लिए आज न्यूज़पेपर में आ चुका है कि 4 जनवरी से उनके पेपर शुरू होंगे। 4 जनवरी 2021। प्रोफेशनल इथिक्स, लॉयर्स अकाउंटेबिलिटी एंड बार बेंच रिलेशंस, वृत्तिक आचार, अधिवक्ता की जवाबदेही एवं बार बेंच संबंध, ये हमारा सब्जेक्ट है। और इसमें हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या किसी अन्य औचार यानी कि वृत्तिक औचार या अन्य औचार के लिए किसी रजिस्टर्ड एडवोकेट को किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी या दंडित किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया पर हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। आज कल से आगे राज्य विधिक परिषद की जो अनुशासन समिति है उसकी शक्तियों पर हम चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं कि जो अनुशासन समिति बनाई जाती है एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत, उससे सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्रदान की जाएगी। जो एक सामान्य सिविल कोर्ट्स होते हैं हमारे, उन सिविल कोर्ट्स को जो पावर्स होती है उसी प्रकार की जो पावर्स है वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा गठित अनुशासन समिति को प्राप्त होंगी। और वे क्या होंगी कि किसी भी व्यक्ति को समन करना तथा उसे हाजिर करना और शपथ पत्र पर उसकी परीक्षा करना। जिस प्रकार से एक सिविल न्यायालय किसी व्यक्ति को समन कर सकता है उसे हाजिर करने के लिए या उसकी शपथ पर परीक्षा करने के लिए कार्रवाई करता है, ठीक उसी प्रकार की शक्तियां इस अनुशासन समिति को भी होगी। दूसरा, किन्हीं दस्तावेजों को प्रकट करने और उन्हें पेश करने की अपेक्षा करना। किसी व्यक्ति के पास में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उन्हें प्रोड्यूस करने की, न्यायालय के समक्ष इस प्रकार प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से अनुशासन समिति के समक्ष प्रोड्यूस करने की शक्ति होगी। अनुशासन समिति जिस प्रकार से सिविल न्यायालय शपथ पत्रों पर साक्ष्य लेता है, ठीक उसी प्रकार से साक्ष्य भी ले सकेगा। किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख यानी कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, चाहे वो किसी न्यायालय में है या किसी ऑफिस में है, उस लोक अभिलेख की या उसके प्रतिलिपियों की अपेक्षा कर सकेगा कि हाँ साहब, इस अनुशासन समिति के समक्ष जो कार्रवाई लंबित है उस लंबित कार्रवाई में किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है या उसकी कॉपी की आवश्यकता है, तो उसकी भी डिमांड कर सकेगा। साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकाल सकेगा। लेकिन विशेष बात ये ध्यान में रखनी है कि जो अनुशासन समिति है वह किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी यानी कि जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है उसको उस उच्च न्यायालय की पूर्व मंजूरी के बिना जिसके अधीनस्थ ऐसा न्यायालय है, यानी कि हमने ऊपर क्या बात की थी कि जो अनुशासन समिति है वो अनुशासन समिति किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य पेश करने के लिए समन जारी कर सकता है, दस्तावेज पेश करने के लिए कह सकता है, साक्ष्यों की परीक्षा ले सकेगा। तो अपवाद क्या बताया गया है कि अगर किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को उसे से कोई साक्ष्य लेना है तो उस उच्च न्यायालय की पूर्व मंजूरी के बिना जिसके अधीनस्थ ऐसा वो न्यायालय है बुलाया नहीं जाएगा। और किसी राजस्व न्यायालय के किसी अधिकारी को राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना हाजिर होने का अधिकार नहीं होगा। यानी कि जो सिविल कोर्ट की शक्तियां उसे दी गई है उसमें अपवाद के रूप में क्या कहा गया कि अगर किसी न्यायालय के किसी पीठासीन अधिकारी प्रेजाइडिंग ऑफिसर, तो उस उच्च न्यायालय जिसके अधीनस्थ वह न्यायालय या वो पीठासीन अधिकारी है उसकी पूर्व मंजूरी के बिना, और राजस्व न्यायालय का अगर कोई अधिकारी है तो उसे राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना हाजिर होने के लिए नहीं कह सकेगा। ये उसकी सिविल न्यायालय की जो हम शक्तियां की बात कर रहे हैं वैसा हुआ। इसके आगे अब हम बात करें तो सिविल न्यायालय को समन या अन्य आदेशिका भेजना। समझिए बात को, इस बात को। सेक्शन 42 क्लोज 3 कि जो सिविल कोर्ट है उनको समन या आदेशिका भेजना। तो सेक्शन 42 क्लोज 3 ये प्रोविजन करता है कि धारा 42 की उपधारा 3 ये प्रावधान करती है कि उपधारा 1 जिसकी चर्चा हमने अभी की, प्रदत्त शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रयोग करता है तो अनुशासन समिति भारत राज्य क्षेत्र में जहां कहीं भी ये एडवोकेट एक्ट 1961 लागू होता है, यानी कि इस एडवोकेट एक्ट का विस्तार भारत राज्य क्षेत्र में जिन जिन जगहों पर है वहां से किसी साक्षी की हाजिरी के लिए
दस्तावेजों को पेश करने के लिए जो समिति के लिए अपेक्षित है कोई समन या अन्य आदेशिका भेज सकेगा। हमने बात की कि साहब उसे सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं, तो ये सिविल न्यायालय की शक्तियां यहाँ पर ये और आगे स्पष्ट कर रहा है कि इस अधिनियम, किस अधिनियम, एडवोकेट एक्ट 1961 का विस्तार भारत राज्य क्षेत्र के जिन जिन राज्यों पर है उनमें से किसी भी को सिविल न्यायालय को क्या कर सकेगा, साक्षी की हाजिरी या दस्तावेजों को पेश करने के लिए सम्मन या अन्य कोई आदेशिका जो उस मामले में सुसंगत हो वो भेज सकेगा। और ऐसा सिविल न्यायालय उस आदेशिका की तामील या कमीशन की तामील उसी प्रकार करवाएगा जैसा कि वह उसके द्वारा ही जारी किया गया हो। एग्जाम्पल के जरिए कैसे समझेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि राजस्थान राज्य की राज्य विधिक परिषद किसी अन्य राज्य को के सिविल न्यायालय को क्या कर रहा है, किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए या किसी व्यक्ति की साक्षी की हाजिरी के लिए बुलाना चाहता है, तो वह क्या करेगा, उस दूसरे राज्य के उस सिविल न्यायालय को जिसके क्षेत्राधिकार में वह व्यक्ति या वो दस्तावेज आता है आवश्यकता अनुसार कोई सम्मन या आदेशिका भेजेगा। अब वह न्यायालय, सपोज कीजिए पंजाब भेजा गया, वह न्यायालय उस आदेशिका की पालना ऐसे ही करवाएगा जैसे कि वो स्वयं उसके द्वारा जारी की गई हो और उसकी पालना करवा के उस अनुशासन समिति को रिपोर्ट करेगा। फिर समिति के अध्यक्ष या अन्य सदस्य की अनुपस्थिति पर भी कार्रवाई। तो कहता है साहब, हमने बात की थी कि 3 सदस्यों से मिलकर यह अनुशासन समिति बनेगी और अनुशासन समिति के जो कार्रवाई है उसमें अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की अनुपस्थिति होने पर भी अनुशासन समिति यदि ये ठीक समझती है कि कार्रवाई को किया जाए तो वो उस निश्चित की गई तारीख को अपनी कार्रवाई को जारी रख सकेगा। यानी कि हमने ये तय किया कि अगले महीने की 5 तारीख को ये कार्रवाई किसी अधिवक्ता के विरुद्ध होनी है और उस दिन उस समिति का अध्यक्ष या सदस्य अनुपस्थित है और वह अनुशासन समिति ये समझती है कि उसकी अनुपस्थिति में भी कार्यवाही जारी रखी जा सकती है तो वो ऐसी कार्रवाइयों को जारी रखेगा और ऐसी की गई कार्रवाइयां अविधिमान्य नहीं होगी। लेकिन सेक्शन 35(3) में निर्दिष्ट प्रकृति का कोई भी अंतिम आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अनुशासन समिति का अध्यक्ष और अन्य सदस्य उपस्थित न हो। यानी कि 35(3) में हमने क्या बात की थी, अधिवक्ता को क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, उससे उसका नाम राज्य नामावली से काटा जा सकता है। तो 35(3) में जो कार्रवाइयां होती है उनको छोड़कर अन्य सभी कार्रवाइयां अगर कार्रवाई के लिए जो तारीख निश्चित है उस निश्चित तारीख को सदस्य या अध्यक्ष नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में भी वह कार्य कर लिया जाएगा। फिर आता है कि साहब अनुशासन समिति के मध्य बहुमत न बनने पर, जो अनुशासन समिति है और वो निर्णय देती है और उसमें बहुमत नहीं बन पाता है तो क्या होगा कि जहां कार्रवाई में अनुशासन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की राय के अनुसार या उनके बहुसंख्यक राय न होने पर सेक्शन 35(3) में निर्दिष्ट प्रकृति का कोई भी अंतिम आदेश, देखिए हमने ऊपर भी बात की थी 35(3) की कि अगर कोई सदस्य या अध्यक्ष नहीं है तो 35(3) जो दंडित करने वाला प्रावधान है उसके अंतर्गत अंतिम कार्रवाई नहीं की जाएगी। यहाँ पर भी कहती है कि 35(3) के लिए अगर उनकी राय नहीं बन रही है तो वहां वह मामला उनकी राय के सहित संबंध बार काउंसिल के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यानी कि अनुशासन समिति किसी मामले पर निर्णय 35(3) में जो कार्रवाई करनी है उस पर निर्णय नहीं ले पाती है, यानी कि उनके बीच में बहुमत नहीं बन पाता है, तो वह अनुशासन समिति क्या करेगी, अपनी अपनी सदस्यों की जो राय है उनके सहित बार काउंसिल के अध्यक्ष, और यदि बार काउंसिल का अध्यक्ष खुद उस समिति का अध्यक्ष है तो बार काउंसिल के उपाध्यक्ष के समक्ष उस मामले को रखा जाएगा और बार काउंसिल को यथा स्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ऐसी सुनवाई, यानी कि या तो आपने अध्यक्ष को भेजा है या उपाध्यक्ष को भेजा है, उसकी राय के अनुसार जैसा वह ठीक समझे वो जो राय देगा उसके अनुसार उसे अंतिम आदेश लेना होगा। तो क्या कह रहा है कि अनुशासन समिति है, वह कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई में उनके बीच में निर्णय नहीं बन पा रहा है, यानी कि बहुमत नहीं बन पा रहा है, तो वे अपनी राय के साथ मामले को
बार काउंसिल जो भी राज्य विधिक परिषद है उसके अध्यक्ष को मामला सुपुर्द कर देंगे अपनी राय के साथ। अब ये बात आती है कि साहब जो अध्यक्ष खुद है वो उस अनुशासन समिति का भी अध्यक्ष है, तो क्या होगा? तो ऐसी परिस्थिति में उपाध्यक्ष को वो तीनों व्यक्ति अपनी राय के साथ उस मामले में क्या राय रखते हैं रेफर कर देंगे, और उपाध्यक्ष की जो राय होगी उसके अनुसार वे क्या करेंगे, उस मामले का अंतिम रूप से निपटारा करेंगे। आज की क्लास में हमने यहाँ तक अपनी चर्चा की कि उनके बहुमत न बने। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।